आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। उनका विश्वास है कि मुस्लिम, ईसाई और समाजवादी भारत के 3 प्राथमिक दुश्मन है, मुस्लिम, ईसाई एंड सोशलिस्ट्स। 3 इविल्स, ये गोलवॉलकर लिखे हैं बंच ऑफ थॉट्स में, देयर बाइबल, गीता, बंच ऑफ थॉट्स, इसमें लिखे हैं गोलवॉलकर। वे दलितों और निचले जातियों के लिए किसी भी प्रकार की समानता में विश्वास नहीं करते हैं और वे महिलाओं के लिए किसी भी सामाजिक या आर्थिक समानता के खिलाफ है। What they are saying now about Dalits, SC, ST or OBC is only to please them for votes. Nothing else. They never considered them equal. कभी भी उन लोगों को ये मेरा बराबर नहीं विवेचना करते हैं, कभी भी नहीं। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि वे गांधी, टैगोर, राम मनोहर लोहिया, राममोहन रे, अंबेडकर, महात्मा फूले और अन्य प्रमुख समाज सुधारकों के कैसे विरोधी है। हिटलर especially, they are very vicious about Muslims. हिटलर और उसके दुष्ट SS, Schutzstaffel, they used to call them Schutzstaffel, Gestapo, the underground police. They will spy against ordinary people and kill them, torture them, turn them over to police. SS के तरह RSS और उसके कार्यकर्ता नफरत, हिंसा, प्रोपेगेंडा और झूठ की राजनीति में विश्वास करते हैं। All they are doing is grab India's wealth and make it a fascist state, जहां लोकतंत्र का विनाश, शारीरिक विनाश हो जाएगी। लोकतंत्र नहीं रहेगा बिल्कुल। और इस चुनाव 2024 में could be the very last election in India. That is how serious it is. Last election in India. क्या आप ये चाहते हैं और नहीं? India is poorer than ever before in terms of ये जो धनिक दरिद्र का जो विषम है, rich poor divide, India's health crisis, environmental crisis, विश्व में एकदम नीचे से नीचे है। On human rights, Modi government has brought India to the lowest group of countries in the world. India's unemployment and education situation are horrible. बेरोजगारी, India's rupee has lost its value. In 10 years जब मोदी पावर में आए थे 2014 में, तो 1 अमेरिकन US डॉलर, अमेरिका में रहते हैं, ठीक से जानते हैं, 1 अमेरिकन डॉलर was 55 Indian rupee in 2014 when Modi came to power. आज लगभग 85 हो चुका है, 55 से 85, 1 अमेरिकन डॉलर is now almost 84 Indian rupees. इसका कोई भी कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू नहीं है, एकदम जंक। They have no way out on these fronts. कुछ भी सुधार नहीं है उनके पास। That is why their diversion, फारूकी जी से हम बात करते थे टैक्स में, डाइवर्शन इज ब्लाइंड रिलीजन, राम मंदिर एंड ऑल दैट। हम लोग सब हिंदू है, हम हिंदू है,
लेकिन हम हिंदुत्ववादी, ये आरएसएस वाला नहीं है। हम ट्रू हिंदू है। नॉन वायलेंस में मेरा आस्था है, पीस में, शांति में मेरा विश्वास है, नफरत में हमारा विश्वास नहीं है। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं शांति में। ये है भारत, ये है इंडिया। उन लोगों का जो दर्शन है ये भारत का दर्शन का बिल्कुल खिलाफ है। वो हिंदू धर्म का नष्ट कर देता है। सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं, सिर्फ ईसाई के खिलाफ नहीं, सिर्फ सोशलिस्ट और दलित के खिलाफ नहीं, हिंदू धर्म का वो लोग बिल्कुल नष्ट कर देता है। People are laughing to look at the situation in India. My American friends, they are laughing what is going on in your country. वे भारत के सामाजिक हार्मनी नष्ट कर रहे हैं और मेरे हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मैं अब सभी को 2024 में उन्हें तीसरा टाइम सत्ता में आने से रोकने और भारत को अधिनायकवाद और फैसीवाद की अंतिम आक्रामकता से बचाने के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आरएसएस का एजेंडा और उसका आज के भारत पर प्रभाव बताया और साथ में ही इसके जो आगे आने वाले खतरे हैं उसके बारे में बताया। उसमें तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आरएसएस को समझना ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें और उस निष्कर्ष पर आ सकें कि कैसे हम देश को इस प्रकार के एक इसको हिंदू इंडिया कहना भी गलत होगा। आज ऐसा डिबेट्स में चल रहा है हिंदू इंडिया बनाम सेकुलर इंडिया, पर वो जो बनाना चाहते हैं वो हिंदू इंडिया भी नहीं है। वो क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बिंदु है जो इसको और गहराई से समझने में हमें मदद कर सकता है और वो है कि आरएसएस की उत्पत्ति, आरएसएस जन्म में कैसे आया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना तो काफ़ी थोड़ा एलिमेंट्री चीज़ें मैं दोहराऊंगा, आपको पता होगा। ये आपको याद होगा ना आरएसएस कब बना था? 1925। कौन से शहर में बना था? नागपुर में बना था। तो ये नागपुर में एक्चुअली ऐसा लगता है कि आरएसएस केवल मुसलमानों के खिलाफ है, पर नागपुर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। नागपुर में ना कोई मुसलमान राजा था, ना कोई किसी प्रकार की चीजें थी, तो नागपुर में क्यों बना? तो उसके 3 कारण देखिए। 2 कारण तो राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे। 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और मेरे हिसाब से भारत के जो बदलाव में, लोकतांत्रिक समाज के बदलाव में, ये सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआत का आंदोलन था। क्या खासियत थी इस आंदोलन की? अभी तक जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, मैं भी पार्टी से ऊपर जाके बात कर रहा हूँ। जब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर पिटीशन लिख रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अखबारों में लिख रहे थे, दूसरी चीजें कर रहे थे। गांधी ने आम लोगों की समस्याओं के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। उसके पहले उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, पूरे देश का भ्रमण किया और देश के लोगों की समस्या क्या है इसको समझा। इसी आधार पे ये जो कॉलोनियलिज्म है, हमारी गुलामी जो कॉलोनियलिज्म के कारण है, वो भारत की वास्तविक समस्या है। गांधी जी ने इसके आधार पे ये छोड़ा। अब इससे क्या हुआ? इसमें आम लोग जुड़ने लगे, जिसको एक मजाकिया हिंदी भाषा में कहते हैं ऐरे गहरे न तो गहरे। गरीब भी जुड़ रहा है, दलित भी जुड़ रहा है, औरतें भी जुड़ रही हैं। ख्याल कीजिए, औरतें भी जुड़ रहे हैं, मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, हिंदू भी जुड़ रहे हैं। अब इसको देखकर समाज के जो संभ्रांत लोग थे, अभी मैं चाहूंगा आप थोड़ी कल्पना कीजिए साहित्यिक तौर पे, जमींदारी समाज, सामंती समाज, राजाशाही के समाज में लोग किस प्रकार से सोचते थे। उसमें एक था, मैं एक जमींदार हूं और ये एक हीन व्यक्ति है
जो मेरे गांव में काम करता है, किसान काम करता है, तो उस समय जो एक दूसरा एक जो अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन राइट टू रूल, मैं एक राजा हूं, मुझे किसने अधिकार दिया कि मैं आप पे राज्य करूं, आपका शोषण करूं, आपके श्रम को चुरा के अपना संपत्ति बनाऊं? तो उस समय धर्मगुरु बताते थे ये ऊपर वाले भगवान ने हमको दैवी अधिकार, डिवाइन राइट दिया हुआ है, और वही चीज जमींदारों पे आती थी। तो जमींदारों को जो पहली सबसे बड़ी चोट लगी, चोट तो उनको लगना चालू हो गई। ज्योतिराव फुले आए, दलितों के बीच में शिक्षा लाए, संभ्रांत लोगों को चोट लगना चालू हो गई। सावित्रीबाई फुले स्त्रियों के लिए शिक्षा लाई, फिर से एक पुरुष प्रधान सत्तात्मक को चुनौती लगने लग गई, और ये उसका एक परिणति थी गांधी का आंदोलन। तो ये पहली बात जो वहां के संभ्रांत लोग थे, संभ्रांत मतलब एलीट, अपर कास्ट, अपर क्लास, वो हिल गए। दूसरा क्या हुआ, गांधी ने इसी समय, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, एक बड़ी जो अपना वो 1921 का कौन सा था, खिलाफत आंदोलन। अब गांधी का उद्देश्य क्या था कि भाई हिंदू मुसलमान सब मिलकर आंदोलन में आए। अब ये भी कुछ वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसी समय मोपला का भी आंदोलन हुआ, उसको भी लोग गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में वो किसानों का आंदोलन था, गरीब किसानों का आंदोलन था जमींदार के खिलाफ। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरी बड़ी बात हुई नागपुर का विदर्भ क्षेत्र, मैंने क्यों बोला उसको ख्याल कीजिएगा। नागपुर के विदर्भ क्षेत्र में दलितों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, यानी ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन। और उसको विस्तार में कह के करूं, ब्राह्मण जमींदारों के खिलाफ आंदोलन, क्योंकि ब्राह्मण और जमींदार मिलजुल के चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। और अपने महाराष्ट्र में इसके लिए एक बहुत प्यारा शब्द है ना, शेठ जी भट्ट जी, उनके अधिकारों को सत्ता चोट लगी। यहां से इन तीन चीजों के कारण आरएसएस का जन्म होता है। उनको तकलीफ हो रही है हिंदू मुसलमान एकता हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है कि आम लोग बराबरी के नागरिक बन रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है कि दलित लोग समाज में बराबरी पे आ रहे हैं। तो इसलिए वहां वो जो बना, और उसके बारे में पात्रा जी ने जो बताया उसमें एक छोटा सा जोड़ दूं, बने। उन्होंने कहा हमको यहाँ के आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र, और हम क्या करेंगे, अंग्रेजों की मदद से मुस्लिम राष्ट्र को, मुसलमानों को दबाएंगे। क्लियर, वेरी क्लियर। हमको हेल्प किसको करना है, ब्रिटिश को। दबाना किसको है, मुसलमानों को, ये कहा। और दूसरा किसको दबाना है, उन्होंने आरएसएस के मैं दो पैर देखता हूं। एक पैर तो जो दिखता है कि भाई वो नए मूल्यों का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुराने मूल्यों का गुणगान। पुराने मूल्यों का गुणगान यानी क्या, उन्होंने कहा हमारे भारत में तो इतने प्राचीन समय से महान किताबें हैं, महान मूल्य हैं। और उनका इशारा किस तरफ था, मनुस्मृति से। उनका इशारा उसी किताब की तरफ था जिसको बाद में 3-4 साल बाद बाबा साहब की उपस्थिति में जलाया गया। और मनुस्मृति में क्या है, बाबा साहब ने क्यों जलाया, इसमें शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, इसलिए बाबा साहब ने उसको जलाया। तो खैर ये उनके बनने का था, और उनका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल था। उन्होंने कहा हमको आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। एक बात की मैं तारीफ करना चाहूंगा हाइंडसाइट में, कि उन्होंने लोगों के दिमाग पर काम करने की 100% कोशिश की। अब वो वामपंथी लोग कहते हैं बेस को आप अगर हिलाइए तो सुपर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आरएसएस ने सुपर स्ट्रक्चर पे इतना काम किया, लोगों के दिमाग में एक पूरा मॉड्यूल डाल दिया। क्या मॉड्यूल था, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब इस पे भी मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, नहीं जाऊंगा क्योंकि नहीं तो इसमें डार्विन का मामला आ जाएगा। इसलिए आपको पता होगा ना, अभी किताबों से डार्विन को निकाल दिया है, क्योंकि अनादिकाल में गए तो वहां भी पहुंच सकते हैं। तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान और क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं। हिंदू समाज बिल्कुल अच्छा था, नो प्रॉब्लम, सब जातियां बराबर थी, स्त्रियों को तो देवियों का दर्जा था। ये मुसलमानों के कारण उस समय उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में ज्यादा नहीं बोला, क्रिश्चियंस के बारे में ज्यादा बोला 1980-90 के बाद में बोला, उसके बाद केवल थियरी में उन्होंने रखा। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम पुराने मूल्यों को
के आधार पर सपोर्ट उनका मॉडल जो बना, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र, मुसलमान ये क्रिश्चियन विदेशी, और इस हिंदू राष्ट्र में ये जो आंदोलन आज चल रहा है गांधी के नेतृत्व में, ये आंदोलन हमारे लिए बहुत खराब है। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, गांधी को भारतीय राष्ट्र चाहिए, ब्रैकेट में मैं जोड़ दूंगा, नेहरू को भारतीय राष्ट्र चाहिए, पटेल को भारतीय राष्ट्र चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्र चाहिए, अंबेडकर को भारतीय राष्ट्र चाहिए, भगत सिंह को भारतीय राष्ट्र चाहिए। इन्होंने कहा ये तो सब गलत है, हमारा जो है आजकल उन लोगों के नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो आरएसएस के नेतृत्व में बनेगा। तो उन्होंने 5 से 15 साल के लड़कों को, लड़कियां नहीं, उस समय लड़कियों के बारे में भी आऊंगा, 5 से 15 साल के लड़कों को उन्होंने शाखाओं में खेलने के लिए बुलाते थे और उनका फिर वो जो अपना मॉड्यूल के हिसाब से उनको बताते थे। इसमें तो पार्था जी का ज्यादा अनुभव होगा, पर मेरा एक छोटा सा अनुभव था। आज मैं शायद पहली बार पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूँ कि मैं पहले जब 7-8 साल का था तो कई दिन तक शाखा में जाता था, खेलता था, आ जाता था। उसके बाद जब मैं 11-12 साल का हुआ तो मैंने थोड़ा सा, मुझे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति आकर्षण था, गांधी के लिए था, नेहरू के लिए था, भगत सिंह के लिए था, इन सब लोगों के लिए था। तो 11-12 साल का मैं था, 7वीं-8वीं में था, तो मेरा जो एक सबसे नजदीकी, जन्म में मेरा जो सबसे नजदीकी दोस्त रहा है, वो उसने कहा यार आरएसएस में बड़ा अच्छा होता है, खेलने को मिलता है, चलो अपन तुम आओ एक दिन, तुम आया करो। मैं कहा चलो एक दिन आके देखता हूँ। एक दिन गया, खेलने कूदने तक तो ठीक था। बाद में शाखा प्रचारक ने नेहरू और गांधी की आलोचना करना शुरू कर दिया कि कश्मीर का प्रॉब्लम है। कब की बात होगी? 1960। कश्मीर का प्रॉब्लम है, नेहरू के कारण है, ये आज देश में मुसलमान सिर पे चढ़ रहे हैं, गांधी के कारण है। ये बात उस समय मैंने सुना, मैंने कहा मैं तो गलत जगह पे आ गया। वो आखिरी दिन था, पहला दिन था और वो आखिरी दिन था जब मैंने एक प्रचारक को सुना। पर ये मैं सुन के तो आ गया, पार्था जी ने सोच के छोड़ दिया, पर बाकी जो इतनी इनकी हजारों शाखाएं चलती, हजारों। आजकल हम लोग बड़े खुश होते हैं, अरे 40 लोगों की मीटिंग हो गई, हमने कितना महान काम कर दिया। उनकी तो शाखाएं लगातार चलती रहती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, 6-6 महीने के प्रोग्राम होते हैं। और आज भारत की जो चेतना का केंद्र है वो हिंदुत्व की राजनीति की तरफ झुक गया है। अब इसमें कई लोगों को दोष दे सकते हैं कि कांग्रेस ने वो गलती की, मुस्लिम समाज ने ये गलती की। आज ही जावेद आनंद मेरे दोस्त ने लेख लिखा है कि बाबरी मस्जिद के समय मुसलमानों ने विरोध नहीं करना था, दे देना था, वगैरह वगैरह। अभी तो हाइंडसाइड में बहुत बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो समस्या हुई, ये संगठन लगातार 95 साल से बिना ब्रेक के, बिना हॉलिडे के इस मुद्दे पर काम करता रहा। लाखों स्वयंसेवक, ख्याल कीजिए, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये किताब एंडरसन एंड दावले की जो किताब है उसका जो स्टैटिस्टिक्स आया था 5 साल के पहले का, लाखों स्वयंसेवक, हजारों प्रचारक ये उन्होंने तैयार किए। और ये क्या करते हैं, ये एक तरफ तो जाते हैं, सबसे पहले तो अभी तो बड़े संगठनों का नाम पार्था जी ने लिया, पर उनका पहला काम ये है शिक्षा में घुसो, मीडिया में घुसो, पुलिस में घुसो, जुडिशरी में घुसो, सरकारी यंत्रणा में घुसो। और दूसरा फिर वो उन्होंने जो संगठन तैयार किए हैं उसकी तो लिस्ट 100 से ऊपर की लिस्ट है। जो मुझे एक समय जब मैं थोड़ा ट्रेड यूनियन के काम को समझने की कोशिश करता था, हम लोग काम करने की कोशिश करते, तो उस समय मुझे शौक तब लगा कि अरे भाई भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन सा है? भारतीय मजदूर संघ। ये ना तो आईटक है, ना C2 है, ना दूसरे संगठन है, भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा है। तो ये जो अंदर के अंदर से उन्होंने लोगों के विचारों में परिवर्तन लाया है, जिससे 2 प्रकार के परिवर्तन आए हैं। एक तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत, वो जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ बोला है, लिखा है, वो मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण किया गया, अभी तो मंदिर फिर से टूटने से लेके तो बनने तक आ गया, धर्मांतरण किया गया, फिर मुस्लिम समाज का एक चीज पकड़ के 4 बीवियां, 20 बच्चे, फिर वो आतंकवाद। और सबसे मजेदार बात तो वो कोरोना वाली बात हुई। कोरोना देश भर में फैला, सबको पता था कैसे कोरोना फैल रहा है, पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी की, इन्होंने बोला कोरोना मुसलमानों के कारण फैल रहा है। मोस्ट क्रिएटिव इविल जीनियस,
मोस्ट क्रिएटिव इंजीनियर। बाई चांस क्या हुआ, तबलीगी जमात के कुछ लोग दिल्ली में उस समय कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई 140 लोग होंगे, उन्होंने बोला ये यहाँ कोरोना बॉम्ब बना रहे हैं। अब इसी के साथ साथ कोई भी मुद्दा देखिए, क्या ये विवेक कोरडे जी ने आज ज्यादा नहीं बताया, पर विवेक कोरडे जी पूछते हैं क्या कोई किसानों के आंदोलन में कभी आपने आरएसएस को देखा है? बेकारों के संगठन में आरएसएस को देखा है? मजदूरों के अधिकार के लिए आरएसएस को देखा है? तो ये सब चीजें जो है देश को पीछे ले जाने वाली हैं। ये मैं बहुत एलिमेंट्री बातें कर रहा हूँ। मामला पानी जो है नाक के ऊपर तक चला गया है। आज सरकारी यंत्रणा में घुसपैठ है, राजनीतिक यंत्रणा उनके हाथ में है, और उसके आधार पे हमने पिछले 10 साल में जो सहा है। एक अंतिम बात जो मैं शायद पहले मैंने ज़्यादा नहीं कही, वो ये है कि मेरी मोटी समझ ये है कि जिन देशों में भी धर्म के आवरण में राजनीति चलती है, अब यहाँ विवेक जी ने जो बात बोली वो क्या बिल्कुल हिंदू धर्म और आरएसएस की राजनीति का कोई संबंध नहीं है। हिंदू धर्म का किसी एक राजनीतिक व्यक्ति से सबसे बड़ा संबंध था तो उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको इन्होंने मारा। तो एक तरफ तो हिंदू धर्म के आवरण पे राजनीति बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखिए इस्लाम के नाम पे वही राजनीति राज कर रही है। और मेरी हैरानी तब हुई थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब श्रीलंका में लोगों ने उठाव किया। प्रेसिडेंट के घर पे घुस गए। तो मेरी वो एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त रोहिणी हेंसमैन का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया, आप जरूर पढ़िएगा। रोहिणी हेंसमैन ने, अभी उनकी हम वर्कशॉप भी रखते हैं हमारे सेंटर में बीच बीच में, रोहिणी हेंसमैन ने श्रीलंका के इतिहास पे लिखा। और मैंने पहली बार देखा श्रीलंका जो इतना प्यारा द्वीप लगता है, सुंदर है, हरा भरा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ 2-3 बार गया तो पता चला कि वहाँ जो राजनीति चल रही थी वो सिंहला बुद्धिज्म के नाम पर चल रही थी। और 1958 में वहाँ के जो थोड़े से वाजपेयी टाइप लीडर थे, SW बंदारनायके, वाजपेयी टाइप आप समझ गए ना, दिल से तो वो कम्युनल रहते पर ऊपर से सेकुलर दिखने की कोशिश करते हैं। खैर एनीवे, उनकी हत्या क्यों की गई? उन्होंने तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वहां के जो सिंहला बुद्धिस्ट थे उन्होंने उनका मर्डर किया। तो ये जो मेरा मुख्य कहने का मतलब ये है कि जहां भी धर्म के नाम की राजनीति चलती है, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी के नाम पे है, तो किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है 2 प्रकार की राजनीति की। एक प्रकार की राजनीति वो जिसमें भगत सिंह भी है, अंबेडकर भी है, गांधी भी है, इनका मिश्रण भारत के लिए है। भारत में रूसों की जो राजनीति और 3 टुकड़ों में बटी हुई एक दूसरे से मिलकर चलती है। और दूसरी राजनीति वो होती है जो धर्म के नाम को लेकर भावनात्मक मुद्दों को लेकर चलती है। और एक भावनात्मक मुद्दा लेके चले, मुझे लगा भाई वो बाबरी मस्जिद का मामला हो गया 1992 में, इतने बड़े दंगे हो गए, अब क्या होगा? पर अभी देखने को मिल रहा है हमारी आंखों के सामने उसी मुद्दे को कैसे भुनाया जा रहा है, अंत नहीं हुआ उसका। आज मैं सवेरे वॉक लेने निकला तो देखा कि मेरी सोसाइटी के सामने 2 भगवे झंडे लगे हुए हैं। वॉचमैन को पूछा, वॉचमैन ने बोला वो भाई पड़ोसी वो कोई जी है वो आके लगा के गए। 1 राउंड और मार के आया तो वॉचमैन ने मेरे को रोका, बोले कल उन्होंने सबको खाने पे भी बुलाया है। वेरी गुड। तो कहाँ वो परिणति? 1992 में मेरी आंखें खुली थी जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया था। विश्वास कीजिए सांप्रदायिकता का खतरा उसी दिन से मुझे पता चला। पर ये बात और है कि हमने जो तरीके अख्तियार किए वो सफल नहीं हुए, और आज हम भले ही छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पर उस लेवल पे जो होना चाहिए, होना क्या चाहिए था। आज मैं हाइंडसाइट में तो सब लोग बड़े विद्वान बन जाते हैं, तो मैं भी वही विद्वत्ता झाड़ देता हूँ। होना क्या चाहिए था कि जो वैचारिक ग्राउंड आरएसएस ने बनाया है उसका पूरी तौर से निरस्तीकरण होना चाहिए था। और ये तरीका कैसे अपनाते मुझे पता नहीं है, क्योंकि वामपंथी लोग, समाजवादी लोग तो आंदोलनों में विश्वास रखते हैं, और विश्वास रखते हैं आंदोलन के माध्यम से लोग शिक्षित होते हैं। यहाँ उल्टा देख रहे हैं, लोग शिक्षित होकर आते हैं और सामाजिक आंदोलनों को समाप्त करते हैं। तो आज एक
बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में ये है। और ये ऐसी सिचुएशन जो आरएसएस ने खड़ी की है वो पाकिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा खराब है। जैसे आपको याद होगा 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय फहमीदा रियाज नाम की एक पाकिस्तानी कवि, बहुत अच्छी कवित्री थी, अभी तो नहीं रही, उन्होंने एक कविता लिखी थी, अरे भाई तुम भी हम जैसे निकले। किसको कह रही है? इंडिया को कह रही है कि हम तो उस गलत रास्ते पे थे, तुम भी हम जैसे निकले, आओ आपका इस रास्ते पर स्वागत है, हम भाई भाई हैं। तो ये उस फहमीदा रियाज का जो है ऐसा श्रीलंका में भी आप देख सकते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि ज़्यादातर, ये मेरा मोटा ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स खास तौर से साउथ एशिया में जहाँ ब्रिटिश हुकूमत रही या दूसरी हुकूमत रही, उन्होंने एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लाए, एक तरफ तो नए वर्ग आए, पर जो पुराने वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनकी सत्ता को खत्म नहीं किया। तो उधर से भी चलते रहे ये तथाकथित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व लोकतांत्रिक मूल्यों का और सामंती मूल्यों का चलता रहा। भारत उसमें काफ़ी फॉर्चुनेट था कि हमने कम से कम आज़ादी के बाद 50 साल में एक दूसरे प्रकार के मंदिरों की कल्पना देखी। मैं मोटे तौर पर कहता हूँ कि आप आज़ादी के बाद एक छोटी सी क्रांति हुई। उस क्रांति के ग्रुप्स में भी था जो मानते थे कि एक रात को सत्ता बदल जाएगी, वो क्रांति होती है। पर खैर बाद में मेरी क्रांति की परिभाषा बदल गई और 1947 को मैं एक कहता हूँ अंबेडकर नेहरू क्रांति। अंबेडकर के सिद्धांत और नेहरू की नीतियाँ। नेहरू की नीतियाँ क्या? नेहरू की नीतियाँ कि भाई आप अनाज का प्रॉब्लम है, बांध बनाओ, शिक्षा का प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटीज बनाओ, आईआईटीज बनाओ, विज्ञान का विकास करो, सीएसआईआर करो, ये सब करो। और उसके माध्यम से समाज में दलित और स्त्रियां ये सामने आई। खैर वो एक क्रांति का दौर था। और आज 1990 के बाद देख रहे हैं जब नेहरू ने परिभाषा रखी कि हमारे मंदिर तो यूनिवर्सिटीज में है, आईआईटीज में है, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स में है। 1990 के बाद वो रथ यात्री जी आ गए। खैर आजकल तो कोई उनको ज्यादा पूछ नहीं रहा। रथ यात्री जी ने कहा नहीं क्या मंदिर की बात कर रहे हो, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे है, ये एक मंदिर बता रहा हूँ यहाँ हम मंदिर बनाएंगे। और वो एक राजनीति चल पड़ी जिसकी परिणति आज दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है, सबसे बड़ा इसका हमला वो यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों पर है। तो आज जैसे पार्था जी ने कहा ये आगे आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा अपनी तरफ से मैं इतना ऐड करता हूँ कि मंदिर के बारे में हम जितना भी विरोध करेंगे वो एक बात है। दूसरी बात है हमको एक लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। लंबी लकीर किसकी? मजदूरों के सवालों के, किसानों के सवालों के, स्त्रियों के अत्याचार के खिलाफ, आदिवासियों के सवालों के। इसका एक जो अलायंस होना चाहिए अल्पसंख्यकों और इनसे होगा, वो कैसे होगा वो मुझे नहीं मालूम। केवल इसी में इतना मालूम है गांधी ने ये किया। गांधी ने वो एक अलायंस खड़ा किया जिसमें मजदूर भी थे, दलित भी थे, सब पूरे सेटिस्फाइड नहीं थे, पूरे संतुष्ट नहीं थे, पर सबको उसमें छोटी मोटी जगह मिली। आज फिर से जरूरत है कि इस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन, अगर हम 2024 में हम बच जाते हैं तो, बच जाते थे आप समझ गए ना मेरा क्या मतलब। 2024 में अगर नहीं बचते तो फिर तो खैर ये सब किताबों को छोड़ देंगे हम। अगर बच गए तो एक रास्ता पता है, अभी इतनी समझ आ गई, समझ हमको आना चाहिए कि हमको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भावनात्मक मुद्दों का मुकाबला आसानी से नहीं हो सकता। उसके मुकाबले के लिए एक ही तरीका है कि आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के आंदोलन को ज़्यादा मजबूत करो। मुसलमानों की सुरक्षा है, क्रिश्चियंस की सुरक्षा है, किसानों की उत्पादन की ज़रूरत है, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के बराबर अधिकार की बात है, दलितों के अधिकार की बात है। इस सब का एक मीन निकाल के एक होना चाहिए। और अगर आप बुरा न माने तो उसमें कहूँ इसकी छोटी सी झलक मुझे पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में मिली। आपको इससे ऑब्जेक्शन होगा पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि भारत जोड़ो यात्रा टाइप चीजें हो रही हैं जो ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रख सकते हैं।
देर आए दुरुस्त आए, पर और भी इसके इसी प्रकार की चीज़ों को हमको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम आरएसएस ने जो इतना भयंकर एक खतरा पैदा किया है उसका पहले तो 2024 के चुनाव में वो काम करना ज़रूरी है कि हम संविधान में विश्वास रखने वाली ताकतों को वापस ला सकें, हम ऐसी ताकतों को सत्ता में ला सकें जो संविधान के आधार पे सभी लोगों की ज़रूरतों की बात करते हैं, और गांधी के उस सिद्धांत को याद रखें कि हमें जब अपनी नीतियां बनाना है तो हमें क्या सोचना चाहिए। हमें नीतियां बनाना है तो पंक्ति लाइन के खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का दर्द क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उसके आंसू हम कैसे पूछ सकते हैं, उसके आधार पे हमको अपनी नीतियों की बनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पार्था जी ने जो किताब लिखी है इसको डाउनलोड मत कीजिए, खरीदिए। खरीदेंगे, आपके लाइब्रेरी में रहेगी, 10 लोग और पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ हम में से कोई वॉलेंटियर करेगा इसका मराठी हिंदी अनुवाद करके यहाँ मराठी में अनुवाद कीजिए। हाँ वो जी। तो ये अगर हो सके तो बहुत अच्छा। उन्होंने तो मुझे काफ़ी दिन से कहा, पर मैं अपना भी मेरा भी कुछ हालचाल ठीक ठाक नहीं है, तो जो भी हो, तो ये चीज़ों की ज़रूरत है और इस प्रकार की चीज़ों का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। आज एक और अपील आपसे है कि लोगों को जगाने की ज़रूरत है, लोगों तक सही चेतना को पहुंचाने की ज़रूरत है। और जितनी मैं निगेटिव बातें किया उसमें पॉजिटिव बातें भी बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और वो जो फॉरवर्डिंग का गेम हम सब खेलते हैं, फॉरवर्ड 10 फॉरवर्ड कीजिए, एक जगह तो कहीं काम में आएगा, और इससे अच्छा आप कोई तरीका सोच सके तो जरूर कीजिए। और इसी के साथ साथ एक छोटा खुद का अनाउंसमेंट, ये पार्था जी की बुक के बारे में मैं चाहूँगा कि इसका ज़्यादा प्रमोशन हो, खरीदा जाए इसको। बहुत महंगी नहीं है, केवल 300 रुपये की किताब है। और एक बात और पर्सनल बता दूँ, इनकी जो किताब है बेली ऑफ द बीस्ट, ये मैंने करीब 25 साल पहले पढ़ी थी। मेरे पास जीरोक्स कॉपी अभी भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद होगी, मेरे एक मित्र ने दिया था, और वहीं से वो मैं बार बार कोट करता था कि आरएसएस के नागपुर के ऑफिस में हिटलर का पोर्ट्रेट है, वो मेरा आधार था, आपकी किताब वो मेरा उसका आधार था। तो खैर ये एक है। और छोटी सी अगर आप बुरा न माने तो थोड़ा सा पर्सनल एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये वैसे भी मैं थोड़ा 10-15 घंटे तो नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने जो आरएसएस पे कुछ लिखा है, आरएसएस बीजेपी की राजनीति पे, वो एक किताब के रूप में आया है, आरएसएस बीजेपी विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा। अंग्रेजी में अच्छा पब्लिकेशन नहीं आया है, पर है, हिंदी में भी है। 3 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। फिर से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग आए, पर उसके कुछ एडवांस कॉपीज में लाया हूँ और वो बाहर उपलब्ध है, तो वो शाकिर भाई बताएंगे उसके लिए क्या तरीका है। पर एक बात निश्चित है कि हम आज तक देश में जितने खतरे आए हैं उसमें सबसे भयंकर खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, और इस खतरे का मुकाबला करना केवल दूसरे लोगों का काम नहीं है, हम में से हर एक व्यक्ति को जितना हो सके सामने आके इस खतरे का मुकाबला करना चाहिए। कम नहीं हुई है। एक चीज़ बार बार जगह जगह आती है कि हम लोग काफ़ी बिखरे हुए हैं, और हमारे जो प्रगतिशील आंदोलन है वो कहीं अभी उतनी मजबूत आवाज़ नहीं उठा रहे जितना पहले उठा रहे थे। और उसमें एक बात यह है कि कई लोगों को कुछ निराशा भी आई है कि भाई एनीवे आएगा तो मोदी ही, वो भी पॉपुलर हो गया है। तो इनके कारण पर मुझे लगता है कि ये पिछले 2-3 साल से ये प्रवृत्ति उलट गई है, और अभी सवालों की धार तेज हुई है। भले ही बड़ा मीडिया उसको कवर ना करे, पर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छे यूट्यूब चैनल, बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल्स आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मेरे घर पे तो आजकल टीवी पूरा बैंड है, सिर्फ ये यूट्यूब चैनल देख के अच्छा फील होता है, हाँ ठीक है अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक गलत भी है, क्योंकि समाज की गलत चीज़ें दिखती नहीं है, पर यूट्यूब चैनल्स में बहुत अच्छे तरीके से सवालों को उठाया जाए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूधनाथ कहाँ से लाए, हम सोचते ही नहीं थे, क्योंकि हम इतने अंधे हो गए थे कांग्रेस का द्वेष करने में, ये कभी हमारे दिमाग में नहीं आता था कि जो स्पेस हम वेकेट कर रहे कांग्रेस का, वो स्पेस हम किसी नॉन सेक्युलर तो छोड़ो, किसी नॉन कम्युनल पार्टी को दे रहे हैं।
मैं आपको आधा मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। 2014 को हारने के बाद मैं सर्वोदय का सदस्य तो कभी नहीं रहा, क्योंकि वो खादी बादी वो सब बाकी बहुत बातें देती है। तो इसका एनालिसिस करने के लिए बैठे थे हम, और हम वही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। एनालिसिस में मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, और आखिर में मेरे स्वभाव के अनुरूप मैंने बोल दिया कि देखिए, ये जो हमारा जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव की असलियत समझनी चाहिए। मैं ये मान लेता हूं कि दोनों करप्ट हैं, लेकिन करप्शन कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो इंडिविजुअली आदमी जैसा रहेगा, उसके ऊपर जो संस्कार रहेंगे वैसा वो करप्शन करेगा। और दोनों कम्युनल है, इसका मतलब कांग्रेस को क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं लाना है? एक कम्युनलिज्म का फर्क समझ में लेना चाहिए कि समाज में जो रिफ्ट है उसका वोटों के लिए इस्तेमाल करना एक बात है, और दूसरी बात ये समाज को हम पूरा हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस देश में, ये कम्युनलिज्म अलग है। और ये हमने समझ में नहीं लिया, और मेरे स्वभाव के अनुरूप में एक वाक्य बोल दिया उसमें कि कांग्रेस हारने के आनंद में, और मैं आज भी कहता हूं, बहुत लोग हैं आज भी, कांग्रेस हारने के आनंद में हमने कौन सी मुसीबत ओढ़ ली है वो अभी तक हम ठीक से समझे नहीं। और 14 में तो ये सोशलिस्ट और सर्वोदय नहीं समझे थे, ये बात मैं बताता हूँ सर। 14 की बात कर रहा हूँ मैं, 14 की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल पीछे रहता हूँ। तो मैं एक ही शेर में इसका जवाब देता हूँ कि रिहाई के खुशी में उनको न था ये होश कि पाव उनका टूटा या जंजीर उनकी टूटी। नहीं है, आरएसएस दलित विरोधी है, आरएसएस गरीब विरोधी है, और आरएसएस महिला विरोधी है। ये चीजें हम समाज में लेके जाएंगे, और महिलाओं के सवालों पर, दलितों के सवालों पर, दलित तो आवाज उठाते ही है, लेकिन कभी हमने देखा है क्या कि दलित के ऊपर कुछ अत्याचार हो गया और हम लोग वहां उतने जोर से उतरे हैं रास्ते पे? जब तक हम ये नहीं करते ना कि हम सब एक हैं, तब तक हम आरएसएस को कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना इसलिए जरूरी है कि जो भी आज भाजपा कर रही है वो एक संघ के डिजाइन के बराबरी से, और जो उनके गुरु गोलवलकर ने जो कहा है 40 साल 50 साल पहले, उसको अनुरूप कर रही है। मैं एक ही छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात जोर शोर से चल रही है। गोलवलकर ने विचार नवनीत में ये लिखा है कि जो ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरा नष्ट करना चाहिए। उसके वजह से लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद के सिवा अलग विचार आ जाएंगे। भाषावाद, प्रांतवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर नष्ट करके उसकी जगह एक देश, एक नेता, एक ध्वज और बाकी सब जो भी उनका कहना है वो, उसका बिल्कुल वही बात आज 1 नेशन 1 इलेक्शन में की जा रही है। ये सब बातें साहब जैसे और राम जैसे लोगों ने लोगों के सामने बार बार रखे, इसलिए भी ये कार्यक्रम का आयोजन। मैंने शुरू में भी कहा कि जिस समाज में आज मैं रहता हूं ऐसा समाज हमारा नहीं था। मैं सिर्फ 2 ही छोटे से उदाहरण दूंगा और मेरी बात समाप्त करूंगा। फिलहाल ही मैंने कहीं पढ़ा कि जब झांसी की रानी (1857) में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही थी, तो उसके जो तोपची थे वो तोपची एक मुसलमान थे, शायद राम को उनका नाम याद नहीं, गौस खान करके एक मुसलमान उनके तोपची थे। और ब्रिटिश के ऊपर तोप दागने के लिए
एक तो दाहिने बाजू से कर सकते थे या दाएं बाजू से कर सकते थे। तो उन्होंने रानी को पूछा कि देखो दाहिने बाजू से हमला करे तो एक दरगाह गिर जाएगा और बाएं बाजू से अगर हमला करे तो एक मंदिर गिर जाएगा। रानी ने जवाब दिया और रानी ने जवाब यह दिया कि आप दाएं बाजू से हमला करो, मंदिर टूटेंगे तो मंदिर वापस बनवाएंगे, लेकिन किसी फकीर की नींद नहीं टूटनी चाहिए। एक दूसरा एक उदाहरण मेरे पढ़ने में आया कि एक गांव में वहां का एक खान साहब और वहां का ठाकुर, उनमें बैर था, दुश्मनी थी। और वो ठाकुर के बेटी की शादी हो गई और उसकी बारात जा रही थी, तो खान ने बारात रोकी। उसमें से एक बाराती दौड़ दौड़ के ठाकुर साहब के पास आया और बोला, खान साहब ने तो बारात रोकी। ये बात सुनते ही ठाकुर तो पहले जोर जोर से हंसने लगे और बाद में फूट फूट कर रोए और बोले कि मुझे मालूम था कि खान साहब गांव के बेटी को विदाई देने के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो सब प्रयास है, ये प्रयास वो भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए है कि जिसमें किसी फकीर की नींद ना टूटे और गांव के बेटी की विदाई इज्जत से हो। जो आइडिया ऑफ इंडिया का सपना स्वातंत्र्य आंदोलन के समय हमारे नेताओं ने देखा, वो सपना ना टूटे, इसलिए ये सारे प्रयास है। आप यहाँ आए इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं और ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आने वाले 3 फरवरी को भी राम के एक आरएसएस के खिलाफ के बुक का पब्लिकेशन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले के शुभारंभ से करने जा रहे हैं। उसमें आप इसी से भी ज्यादा संख्या में हाजिर रहे। तो हमारा उद्देश्य मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में आपके सामने रखा है और ये समय ऐसा है कि हमारे में जो भी ताकत है, तन मन धन की, वो ताकत लगा के ये बातें हमें करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम ये करेंगे नहीं तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा, वो देश खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा समाज वापस निर्माण करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और तब तक देश का बहुत नुकसान हुआ होगा। वो नहीं होने के लिए हम सब इकट्ठा होके ये आरएसएस और भाजपा के और उनके परिवार के जो डिजाइन्स है, देश की एकात्मता नष्ट करने की कोशिश है, देश की संविधान नष्ट करने की जो कोशिश है, उन कोशिशों को नाकामयाब करना चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।